अब मैं उनको बुलाना चाहूँगी मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री जी प्लीज़ मंच पर आएँ। और साथ ही मैं जी मीडिया के CEO रक्तिम दास सर को भी इनवाइट करना चाहूँगी, आप भी मंच पर आएँ। जी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा सर जी, आप भी मंच पर आएँ। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर प्लीज़ मंच पर आएँ और मुख्यमंत्री का स्वागत करें फूलों से। ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि आज उत्तराखंड की बात हो रही है, समृद्धि संवाद हो रहा है और ये एक ऐसा संवाद जहां आज उत्तराखंड में विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की दिशा में काम हो रहा है तो दूसरी ओर संस्कृति, पर्यावरण और देवभूमि की पहचान को सुरक्षित रखने की चुनौती भी है। अब संवाद करेंगे जी न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा सर जी। तो अब संवाद का जो सिलसिला है सर आप बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पर आप लोग पहुँचे और सबसे ज़्यादा आपका धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। समृद्धि संवाद है और समृद्धि शब्द का अगर पर्याय मैं कहूँ तो ये देव स्थान है, उत्तराखंड है। आदिकाल से यहाँ समृद्धि रही है, देवताओं की कृपा रही है और अब जो विकास की दिशा में आप इस पूरे राज्य को लेकर चल रहे हैं, कुछ सवाल मेरे रहेंगे। कुछ हो सकता है कि आपको लगेंगे ये सवाल तो थोड़े नहीं होने चाहिए थे और कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद आप और रोचकता के साथ हमें बता पाए। आप जो भी कहेंगे उसको बात करेंगे। अदामी जी, अगले महीने आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं और उसके बाद फिर तैयारी करनी है अगले इलेक्शंस की। अगले साल इलेक्शंस होने हैं। इन 5 साल में अगर 5 बड़ी उपलब्धियां हम जानना चाहें आपकी तो क्या बताएंगे? राहुल जी, मैं सबसे पहले तो समृद्धि संवाद में आपका और आपकी पूरी टीम का और आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने समृद्धि संवाद ही इसका नाम रखा है। तो अगर आप 5 कहेंगे तो यहाँ तो 50 चीज़ें ऐसी हैं, 50 काम ऐसे हुए हैं और मैं 5 बताऊंगा और जो अगले 50 नहीं बताऊंगा तो लोग बुरा मानेंगे थोड़ा। और आपने अभी कुछ तो दिखाई हैं, आपका एक छोटी डॉक्यूमेंट्री आई है, उसमें काफ़ी सारी बातें आपने करी हैं। देखिए, हम पहले दिन से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प था और उस संकल्प को लेकर निरंतर हमारे प्रयास जारी रहे। एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना अनवरत रूप से हमने चाहे राज्य में ऐतिहासिक फैसले लेने हों या विकास का एक मॉडल स्थापित करना हो, उन सभी पर काम किया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी या SDG इंडेक्स में हमारे राज्य का नाम पूरे देश में उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आना हो या मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में राज्य को पुरस्कार मिलना हो, पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिलना हो, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार मिलना हो, मत्स्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलना हो, निर्यात सूचकांक तैयारी में हमारे राज्य को देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त होना हो, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में पूरे देश में उसमें भी हमारा एक अच्छा स्थान बना है। पहले दूसरे स्थान पर हम पूरे देश के अंदर जो हमारे जैसे हिमालयी राज्य हैं उनमें हैं। यानी ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं। खनन क्षेत्र जो एक बहुत विवादित क्षेत्र माना जाता था, हर सरकार के लिए बहुत चुनौती होती थी, उसमें भी भारत सरकार ने हमारे राज्य को सारे पैरामीटर्स जो होते हैं उसका ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि का पुरस्कार देना हो। रिवर्स प्लान बहुत तेज़ी से हुआ है। देखिए, यहाँ 4 धामों में आज लगभग 50 दिन की यात्रा होने जा रही है और इन 50 दिनों में 31 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और संवाद समृद्धि आपकी
ये सही नाम आपने दे रखा है, तो मैं कहूँगा कि यही समृद्धि है। हमारे होम स्टे फुल हो रहे हैं और होटल, टैक्सी, टूर गाइड या इस व्यापार से जुड़े हुए, इस काम से जुड़े हुए सभी लोग समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मैं कई घंटों बोलता रहूँगा और मेरी बात आती जाएगी। तो मुझे लगता है कि जितना होगा, चूँकि आपका ये प्राइम टाइम भी है। जी, आपने चार धाम यात्रा की बात की और इस बार रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। आपने पिछले कुछ सालों में वहाँ पर इंतज़ाम भी किए इस तरीके से ताकि लोगों को सुविधाएं मिल पाएँ, लेकिन जो आपने सुविधाएं दी, जो भीड़ बढ़ी, अब उसे उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं या चुनौती के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये यात्रा आस्था श्रद्धा की यात्रा है और यात्रा के बारे में अगर आप उसके थोड़ा बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, आज से लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, तो ये यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी। इधर 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से चार धाम ऑल वेदर सड़कें बनी। हमारे 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का नव निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी बड़ा काम हो रहा है। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु जाते हैं तो बहुत तेज़ी से यात्रा बढ़ी है। अभी आप ही दिल्ली से देहरादून आए होंगे तो मतलब अधिकतम 2.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच रहे हैं, हरिद्वार पहुँच रहे हैं, ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं बढ़ने के कारण से फुटफॉल बहुत बड़ा है और संख्या बहुत बड़ी है श्रद्धालुओं की, आने वाले पर्यटकों की। पर्यटक पिछले 4 सालों में मैं बात करूं तो 23 करोड़ से भी अधिक पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आए हैं। तो एक, जैसा आपने कहा कि चुनौती है हमारे को कि सबकी यात्रा व्यवस्थित तरीके से करवाने की। चुनौती है हमारी कि उनकी सुरक्षा की, कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। तो उन सभी पैरामीटर्स को हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कि यात्रियों की यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, सरल हो, बिना किसी विघ्न बाधा की हो। तो बड़ी संख्या में आना अपने आप में एक समृद्धि का भी बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यात्रा केवल एक टूरिस्टों की जैसी यात्रा नहीं है, ये आस्था की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है। इसके दोनों पहलू हैं। सनातन की यात्रा है और उत्तराखंड राज्य के लिए ये लाइफलाइन है, हमारी आर्थिकी का भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए यात्रा बढ़ी है तो निश्चित रूप से समृद्धि आई है, जो आपने संवाद में लिखा है। रोपवे को लेकर के क्या स्थिति है? रोपवे का जो काम है वो, और दूसरा, इस साल जो हो गया, लेकिन अगले साल के लिए आपके पास कुछ और प्लान्स हों? हालांकि अगले साल इलेक्शंस भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है, जो आपने सोच रखी हो कि चार धाम के श्रद्धालुओं के लिए ये चीज़ रह गई, पूरी करना मुझे है, या मेरे लिए ये लक्ष्य है? देखिए, इस साल भी बहुत अच्छी यात्रा हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आप उसको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में होगा कि कुछ लोग जो है भीड़ की पिक्चर दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंटरनेट पर डालते हैं और इस यात्रा का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो मैंने उनसे बहुत बार कहा, बड़ा विनम्र मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप हमारा विरोध करिए, हमारी सरकार का विरोध करिए, हमारी नीतियों का विरोध करिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भाई इन चार धाम की यात्रा का विरोध मत करिए। ये हरि का स्थान है, ये जो है धर्म का काम है, ये सनातन का काम है, ये हमारे राज्य की समृद्धि का कारण है, ये हमारा आर्थिकी का बहुत बड़ा कारण है, रोजगार का कारण है। उनको वो नहीं दिखाई देता है कि भाई आज होटल फुल हो रखे हैं, होटलों में अच्छी लोगों की आमदनी हो रही है, टैक्सी अच्छी चल रही हैं, ये हमारे होम स्टे पूरे फुल हो रखे हैं, हमारी महिलाएं जो
सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान हैं, उत्पाद हैं, वो बड़ी संख्या में लोग उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो उन सबको जो है एक पहचान मिल रही है, हमारे ब्रांड पूरे देश और दुनिया के अंदर जा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते। वो राजनीतिक कारणों से कि भाई यात्रा ठीक नहीं है, यात्रा में भीड़ बहुत हो गई है, वीडियो बना के डाल देंगे। अरे भाई, लोग आ रहे हैं तो उनको हम वापस थोड़ी ना भेजेंगे। हमने कहा है कि जितने भी लोग आएंगे, जो भी आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, हम उनको व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से यहाँ चारों धामों के दर्शन कराएंगे, अन्य देव स्थानों के भी दर्शन कराएंगे। तो ये सिर्फ विरोध है या फिर सिर्फ इस वजह की एक वजह ये भी है कि आप हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं और आपके खासतौर से उत्तराखंड में जितने भी फैसले हैं वो खास तौर से हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, ये कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ भी मदरसा दिखाई देता है धामी जी उस तरफ बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, देखिए, वो मेरा विरोध करें। अभी उनके नेता आए थे, उन्होंने कुछ कहा और वो चले गए, आए और चले गए। देखिए, वहाँ अल्मोड़ा जाना था, पौड़ी जाना था, एक दिन देहरादून भी कार्यक्रम रखा था शायद यहीं कहीं। अरे अभी मैं सुन रहा था कि जो है कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है उत्तराखंड सरकार ने उनको रोक दिया, DGCA ने रोक दिया, यूकाडा वालों ने रोक दिया। अरे भाई, ना तो हमें पता है कि आप किस हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हमने तो वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करवाया, ना हमारे यहाँ से उसकी कोई परमिशन हुई है कि भाई इस हेलीकॉप्टर में आएंगे। वो तो उनके अनुबंध वाला हेलीकॉप्टर होगा, पायलट भी उन्हीं के होंगे। अब उसमें चलो ठीक है, आप नहीं जा पाए, उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं है तो नहीं गए। चलो, आप अल्मोड़ा भी नहीं गए, फिर पौड़ी भी नहीं गए। अरे देहरादून में तो मौसम अच्छा था, दिल्ली जाके आ जाते, एक बार दिल्ली जाते और दिल्ली से वापस आ जाते। अगर आपको यहाँ, अब वो तो अंडमान में दिखाई दे रहे थे उसी के दिन मुझे, यानी कि उनको उत्तराखंड में नहीं रहना था। तो इस प्रकार से वो हमारा विरोध करें, हमारी सरकार का विरोध करें, हमारी पार्टी का विरोध करें, हम स्वीकार करते हैं, हम चैलेंज उनका स्वीकार करते हैं। लेकिन चार धाम का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक डेमोग्राफी है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, तो हम विरोध करेंगे। हम पर वो तो उत्तराखंड के नागरिकों की मदद करने के लिए आ रहे थे, उत्तराखंड के नागरिकों की मदद करने के लिए आ रहे थे। कोटद्वार के एक जिम संचालक है जिनकी जिम चल नहीं रही है, तो उसकी सदस्यता लेने आ रहे थे, वो उसकी आर्थिक मदद करने आ रहे थे। देखिए राहुल जी, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली में उन्हीं दंगों में एक माँ का बेटा, एक पहाड़ का बेटा, गरीब परिवार का बेटा दिलवर सिंह नेगी की हत्या हो जाती है। वहीं वो कोटद्वार के पास के ही निवासी थे और दिल्ली में भी उनके लोग रहते थे। कभी राहुल गांधी ने जो है वो दिलवर सिंह नेगी की कभी जो है उन्होंने कोई खोज खबर नहीं करी, कभी उनके परिवार के आंसू पोंछने का काम नहीं करा। अब यहाँ इसलिए आए कि दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया, तो मोहम्मद से उनको प्यार है, लेकिन दिलवर से प्यार नहीं था उनको। कभी किसी उत्तराखंड के किसी दुख में आए किसी के यहाँ, इतनी सारी हमारे यहाँ शहादत होती है। जनरल रावत जो हमारे यहाँ के प्राइड थे पूरे देश के, पहले CTS थे, सेना में रहते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए। भारत की जो सेना है उसको हर तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित करने में, आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका था। और उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणियाँ की गई, किस प्रकार का अनाप शनाप कहा गया, तो यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। जो लोग, उनकी बुद्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। मैं एक सैनिक पुत्र हूँ, इसलिए मेरा भी खून खौलता है और मुझे लगता है कि मेरे जैसे सभी लोगों का खून खौलेगा जब कोई सेना से ऑपरेशन सिंदूर का कोई प्रमाण मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रमाण मांगेंगे, एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगेंगे, तो यहाँ गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो यहाँ के सैनिक, हिंदुस्तान की सेना की पूर्ति करने वाला हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। तो यहाँ के लोगों को अंदर हमेशा राष्ट्रभक्ति रही है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद कोई युद्ध हो, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सैनिकों ने, यहाँ के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। धामी जी, अगले महीने उत्तराखंड में मदरसा एक्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये जो मदरसा एक्ट है इसके बारे में भी
ये हमारे एक विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, काजमी जी, इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं भी। और ये बहुत बार देखिए ये गलत सलत छवि पेश करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों को जो देश की आज़ादी के बाद से लगातार डराया जाता रहा कि भाजपा आएगी तो तुमको यहाँ से निकाल देगी, दंगे करवा देगी, मारपीट करवा देगी, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अफवाहें, इस प्रकार का एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास होता रहा है। और यहाँ पर भी जब हम मदरसा एक्ट को भंग करते हैं तो उसमें भी ये बनाया गया कि एक किसी वर्ग विशेष को हम टारगेट कर रहे हैं। भाई हम वर्ग विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के हों, वो हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य बनना चाहिए उनका, वो देश की जो राष्ट्रवाद है उस भावना से उनका विकास होना चाहिए, न कि पुरानी 500 साल पुरानी जो है उनको वो शिक्षा दी जाती है, कट्टरवादी चीज़ें दी जाती हैं। हम कहते हैं कि वो बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए, तो उसमें क्या बुराई है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए। उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो क्या उनके लिए आप भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य करेंगे? नहीं, वंदे मातरम तो सबको गाना चाहिए और देवभूमि में तो विशेष रूप से गाना चाहिए। देवभूमि में तो किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये अनिवार्य सरकार की तरफ से किया जाएगा? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से क्या, अब तो भारत सरकार के गजट में ही आ गया है कि कोई भी कार्यक्रम होगा सरकारी तो उससे पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा, गाया जा रहा है, लगातार हम लोग गा रहे हैं इसको। पर कुछ लोग, जैसे अभी आपके यहाँ तो नहीं लेकिन कई राज्यों में कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और बहुत खुल के विरोध करना शुरू किया कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ज़बरदस्ती हम पे ये क्यों थोपा जा रहा है, हम नहीं गाना चाहते, क्यों हमें कहा जा रहा है कि नहीं गाना ही होगा। उत्तराखंड में क्या स्थिति रहेगी? उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए उत्तराखंड जहाँ से गंगा निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, जहाँ हिम ग्लेशियर हैं, पर्वतराज हिमालय है, जहाँ चारों धाम हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, माँ पूर्णागिरी का स्थल है, और हर घर से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में है, देश की सेवाएं दे रहे हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो यहाँ विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमने यूसीसी देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में जो है वो कानून लागू हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। और आज यहाँ लागू होने के बाद मैं जब यूसीसी के विधेयक पर मैं बोल रहा था, जब मैंने उसको प्रस्तुत किया था, तब मैंने विधानसभा में कहा था कि यूसीसी की गंगा, ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलकर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सबको जो है कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं आचमन के काम आती हैं, कहीं पीने के काम आती हैं, कहीं जल देती हैं, कहीं जीवन देती हैं। उसी तरह से यूसीसी की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी, और आज सारे राज्य जो है अब उस दिशा में उसका आगे बढ़ गए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य तो बना यूसीसी लाने में, लेकिन डेमोग्राफी चेंज को लेकर के भी कई सवाल खड़े होने शुरू हुए उत्तराखंड को लेकर के। आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग है, और क्या ये पिछले कुछ वक्त में लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा है? देखिए पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अनाप शनाप तरीके से ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया जहाँ कोई अस्तित्व उनका नहीं होता था। लेकिन हमने ये संकल्प लिया है, और ये संकल्प मेरा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ पूरे देश और दुनिया के लोग देवभूमि उत्तराखंड को आस्था से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं, और हम कहीं भी जाते हैं देश में, दुनिया में, अगर हम किसी को बताएं कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो हमारे इतना बताते ही उनके चेहरों के भाव बदल जाते हैं। एक भाव होता है कि भगवान के सबसे नज़दीक के लोग हैं, सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, पवित्र आत्मा वाले होंगे। तो इसलिए जब पूरी दुनिया की सोच इस प्रकार की यहाँ के लिए है, तो यहाँ का देवत्व किसी भी कीमत पर उसका तनिक भी नुकसान नहीं होना चाहिए।
यहाँ का मूल अस्तित्व तो खराब नहीं होना चाहिए। और ये मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरे सनातन का संकल्प है और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और इधर के सालों में काफ़ी सारा इस पर काम हुआ है, डेमोग्राफी को संरक्षित करने में भी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को उसके सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए निरंतर काम हो रहा है। आपने ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया और उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत बहुत सारे लोग बहरूपी में पकड़े भी गए। ये जो डेमोग्राफी चेंज और ये जो ऑपरेशन कालनेमी, क्या आपको ऐसे लोग भी मिले जो नाम बदल करके थे दूसरे धर्म के और इस तरीके से रह रहे थे? ये बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने छद्म वेश धारण कर रखा था। जैसे मारीच ने उस समय जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो मारीच उनको रोकने का काम करता है। उसी प्रकार से जो आस्थावान लोग, श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया से यहाँ धर्म की प्राप्ति के लिए आते हैं, पुण्य के लिए आते हैं, उनके मार्ग में बाधा बनने का काम, अवरोध करने का काम, अपना नाम बदलकर, अपना वेश बदलकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे थे। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की और कई हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को पकड़ा है। और हमने यह भी तय किया है कि ये कालनेमी छद्म वेशधारी जहाँ से आए हैं इनको हम वहीं भेजकर दम लेंगे, इनको वहीं भेजना हमारा संकल्प है, भेज रहे हैं। आप जब एक के बाद एक इस तरीके के कदम उठाते हैं और ख़ास तौर से जब जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं आपके राज्य में, तो वो विरोध सिर्फ आपके राज्य तक सीमित नहीं है, अब आप इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका विरोध शुरू हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल रिलीजियस एजेंसी है और उसने भारत के 3 मुख्यमंत्रियों को एक तरीके से मुस्लिम विरोधी कहा। उसमें योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा है और तीसरे आप हैं। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको मुस्लिम विरोधी चेहरा बताया जा रहा है। देखिए राहुल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो लोग भी हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि उनके विरोध से हम देवभूमि के मूल अस्तित्व को, खराब होने का जो हमारा संकल्प है, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने जो यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है उसको हम सख्ती से लागू कर रहे हैं। वो लागू हो गया है और उसमें निरंतर भारत के संविधान का पालन किया जाएगा, व्यवस्था का पालन किया जाएगा। यहाँ का अवैध अतिक्रमण है, वो हम किसी भी कीमत पर उसको, कोई भी अतिक्रमण को कोई भी जो है वैध नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। वो अतिक्रमण हटाने का हमारा अभियान चल रहा है, वो अभियान हमारा चलता रहेगा। हम महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए जो काम हम लगातार कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे। हम दंगों की राजनीति यहाँ नहीं होने देंगे। हमने दंगारोधी कानून लाए हैं। हम धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। धर्मांतरण महापाप है। हम यहाँ की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देंगे। हम देवभूमि के मूल अस्तित्व को किसी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। हम आने वाली अपनी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे वहाँ पीछे बैठे हैं, वो भी मेरी बात सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जिनको लोग कह रहे हैं जैन जी, मैं कहता हूँ ये एनजी हैं। ये इंडियन जनरेशन है, ये भारतीय जनरेशन है। इन बच्चों के भविष्य को हम किसी भी कीमत पर असुरक्षित भविष्य इनको नहीं सौंपेंगे। अब अगर वो इस बात पर मेरा विरोध कर रहे हैं या हमारा विरोध कर रहे हैं तो हमें उनका विरोध स्वीकार है, करते रहिए। आप विरोध करिए, हम अपना काम करते रहेंगे। हम इससे विचलित होने वाले नहीं हैं और हम किसी को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये देवभूमि है। देवभूमि में आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ कहीं मारपीट हो रही है, मारकाट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, बलवा हो रहा है। ऐसा कोई माहौल यहाँ नहीं है। यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। सबके आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं यहाँ। अब अगर ये काम हम कर रहे हैं जो मैंने आपके सामने अभी कहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा धर्म और कर्म, जो धर्म कहेगा वो कर्म हम करते जाएंगे।
अगले साल अर्थ कुंभ है हरिद्वार में, उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी और इस बार क्या कुछ खास विशेष श्रद्धालुओं के लिए रहेगा? देखिए, हरिद्वार का अपना एक विशेष महत्व है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, सभी में। तो ये जो माँ गंगा का स्थान है हरिद्वार, मोक्ष का द्वार है। यहाँ पर 2021 में कुंभ हुआ था। उस समय कोरोना महामारी पूरे चरम पर थी और बीच में ही कुंभ का आयोजन संपन्न करना पड़ा। तो इस वर्ष हमने 2027 का होने वाला कुंभ भव्य हो, दिव्य हो, देश भर से लोग आएँ, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि उसमें साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जितने भी अखाड़े हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सरकार तो केवल एक समन्वय करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, व्यवस्थाएं जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन इन सब के आशीर्वाद के बिना, इन सब के सम्मिलन के बिना, इनके समन्वय के बिना, इनके भाग लेने के बिना कुंभ उसकी भव्यता और दिव्यता में न्यूनता रह जाती है। इसलिए हमने उनसे भी सबका आशीर्वाद लिया है। एक तरफ से आध्यात्मिक चेतना का भी बड़ा संगम होगा, सनातन का भी जयघोष होगा वहाँ से, और तैयारियां भी हमारी सब चल रही हैं लगातार। कई सारी बैठकें मैं स्वयं कर चुका हूँ, हरिद्वार में भी कर चुका हूँ, देहरादून में भी कर चुका हूँ, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया था कि कुंभ के लिए हमको जो है सहायता केंद्र सरकार की तरफ से भी मिलनी चाहिए। तो पहली किस्त के रूप में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि किस्त कुंभ के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्था को करने के लिए भारत सरकार ने भी दे दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बाकी राज्य सरकार की तरफ से निरंतर काम हो रहा है। कुंभ अधिकारी बना दिए हैं, सबकी वहाँ पर जो है तैनाती हो गई है और सारे काम धरातल पर उतर रहे हैं। 2-3 महीने में सारे काम भी हमारे लगभग निर्माण के पूरे हो जाएंगे। तो अच्छा कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, लोग आएँ और सबका हम स्वागत करेंगे। सभी जितने भी धर्मावलंबी हैं उनके श्री चरण पड़ेंगे, माँ गंगा का सानिध्य सबको प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। 2 सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि जो दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे बना, टूरिज़्म खासतौर से जो 2 दिन वीकेंड मनाने वाले लोग हैं उनकी भीड़ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है और आपने कहा दबाव भी देखने को मिल रहा है उसका। लेकिन इसके जो अर्थतंत्र है, जो इसके इकोनॉमिक फ़ायदे हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं? और दूसरा ये कि फ़ायदे तो हो रहे हैं लेकिन जो भीड़ बढ़ रही है पहाड़ों पे, उसका एक इम्पैक्ट हमें नैनीताल में देखने को मिल रहा है। जो झील है उसका पानी भी कम होता जा रहा है। तो ये जो ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ पहाड़ की तरफ आ रही है, ये आपके लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है? देखिए, चुनौती तो मैंने पहले ही कहा कि चुनौती है, लेकिन इसके साथ साथ 12 महीने हमारा टूरिज़्म चलेगा यहाँ। हमने शीतकालीन यात्रा भी यहाँ प्रारंभ कर दी है। और जैसे देहरादून ही है तो अब NCR इतना नज़दीक हो गया है कि वीकेंड पर लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम अंदर, चूँकि सड़क तो अभी 14 अप्रैल से प्रारंभ हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं लगातार इस बात पर जोर देता आया हूँ कि फुटफॉल बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद उसमें हमें अतिरिक्त आवास की व्यवस्था, अतिरिक्त पेयजल की व्यवस्था, अतिरिक्त जो परिवहन है, गाड़ियाँ बहुत आ जाती हैं, तो वो चुनौती है। जैसा आपने नैनीताल का भी कहा, मसूरी का भी है, हमारे सभी जगह आज जो है आप कहीं जाएंगे, छोटी छोटी जगह, मैं तो चूँकि उत्तराखंड के हर ज़िले में कम से कम 50-60 बार एक ज़िले में जा चुका हूँ और कोई ऐसा स्थान नहीं है जो छूटा होगा। तो सांकरी एक बहुत छोटा स्थान है पुरुला के पास, उत्तरकाशी जनपद में। ये जोत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, ये हमारे सुयाल जी बैठे हैं, तो जानते होंगे। सांकरी जैसे जगह में भी दिसंबर माह में मैं 24 दिसंबर को वहाँ गया था, तो मैंने पूछा था कि आज कितने लोग हैं वहाँ पर, तो 2500 लोग एक छोटे से स्थान पर, और सारे होम स्टे फुल थे। तो उसका ही लाभ हो रहा है। लोग आज मुंशियारी जा रहे हैं, मिलम जा रहे हैं, आदि कैलाश, जहाँ पूरे साल भर में एक समय में 500 लोग, 600 लोग हैं। मथुरा दत्त जोशी जी यहाँ बैठे हैं, वहीं पैदा हुए हैं। लिपू लेक, हाँ, तो ओम पर्वत, लिपू लेक, और लिपू लेक से तो जो है
कैलाश के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कैलाश सामने है, कैलाश मानसरोवर। तो वहाँ पूरे साल भर में 500-700 लोग जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2023 में वहाँ की यात्रा करी थी। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने सीमांत क्षेत्रों में गए, चाहे वो हमारे देश का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव, उनको वहाँ से उन्होंने पहले गांव की संज्ञा दी। चाहे हरसिल माँ गंगा का मायका मुखवा हो, या गुंजी हो, या आदि कैलाश हो, उन सभी स्थानों पर गए। और उसके बाद आज संख्या इतनी बढ़ गई कि पिछले साल 40,000 लोग गए थे जी पूरी यात्रा में। इस साल तो 40,000 जो है अभी तक होने वाले हैं हो गए हैं अभी 40,000 लोग। अभी तो यात्रा पूरी बची हुई है। मुझे लगता है कि इस बार 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे। उसके कारण से बहुत माने रिवर्स फ्लाइन उस क्षेत्र में बहुत हो गया। कोई होटल टनकपुर से लेकर टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला और उस क्षेत्र के पूरे होम स्टे सारे के सारे फुल हैं। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ चुनौती जरूर है, हाँ, यह है कि इकोलॉजी को भी बचाना है जी, और आर्थिकी का यानी कि इकोनॉमी का भी, दोनों का बैलेंस करना है, यानी कि आर्थिकी भी और पर्यावरण भी, दोनों की समृद्धि जरूरी है। हाँ, इसलिए हमारा ही राज्य उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिन्होंने सकल पर्यावरणीय घरेलू जो उसका भी जो है GEP, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, कि हम कितना विकास कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं, उसकी भी शुरुआत हमने उसको मापने का भी यहाँ पर जो है प्रारंभ किया है। तो ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। कल ही विश्व पर्यावरण दिवस भी था और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, तो पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में लगाए थे। जल बचे, यहाँ जंगल बचें, यहाँ के जो हमारे स्रोत हैं जी, पानी के गाढ़ है, गधेरे हैं, नौले हैं, धारे हैं, पुराने स्रोत हैं, वो सब फिर से उनको पुनर्जीवन मिले, उसके लिए हमने यहाँ पर सारा का गठन भी किया है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो इकोलॉजी को बचाना भी हमारी प्राथमिकता है। इकोलॉजी बचे और इकोनॉमी भी आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और मैं बुलाना चाहूँगी जी मीडिया के CEO रक्तिम दास सर को, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को, और राहुल सर आप रहिए और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें मुख्यमंत्री को। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे बड़ी बात एक बार फिर से, क्योंकि अपने देश को बचाने हैं, वन संरक्षण की बात करना है, तो एक पेड़ माँ के नाम का अभियान जो चल रहा है उसमें सभी भागीदारी बने, जल जंगल स्रोत बना रहे, इकोलॉजी भी रहे और इकोनॉमी भी रहे। इसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और बाकी लगातार निरंतर प्रयास किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में और विकास हो, इसकी पूरी कोशिश है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यही एक नया उत्तराखंड है जिसमें नया जोश भी है, जुनून भी है। देवभूमि कहते हैं इसे, यहाँ की हवाओं में बड़ा सुकून है। ये युवा उत्तराखंड है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी।